में ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मानवाधिकार किताबों के द्वारा गोल कर दिया। भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उसके पहले भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसमें जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर और हैदराबाद, ये 3 प्रदेश ऐसे थे जो पाकिस्तान इनको अपने कब्जे करने के कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे क्रांतिकारी जो किसान घर में पैदा होकर भी उस दुख को, उस कष्ट को, उस पीड़ा को सहे, जब ऐसी यात्राएं, ऐसे कष्ट जीवन झेली और उन्होंने लंदन में जाकर के बैरिस्टर की पढ़ाई की, उन्होंने महसूस किया कि अगर आज मैं इन तीनों प्रदेशों को, तीनों राज्यों को इस भारत देश में नहीं जोड़ता तो कहीं ना कहीं ये जो भारत का मानचित्र है उसमें छेद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने जूनागढ़ को तो जोड़ लिया, लेकिन हैदराबाद का जो निजाम था वो छूटने के लिए तैयार नहीं था। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पोलो सेना का माध्यम से उसमें आक्रमण करवाए, चढ़ाई करवाए और निजाम को बाद में घुटने टेकने पड़े और भारत में हैदराबाद को विलय करना पड़ा। सम्मानित साथियों, लौह पुरुष जैसे जिस दिन नायकों की, जिस दिन महापुरुषों की विचारधारा हमारे समाज में जन जन तक मन में उनके अंदर चलने लगेगी, उनके विचारों का जन जन तक आगाज हो जाएगा, उस दिन इस देश में क्रांति की महाप्रलय आ जाएगी। आपको उनकी एक बात और बता देना चाहता हूँ मंच के माध्यम से। सम्मानित साथियों, जब लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए तो वकालत करने मुंबई पहुंचे। वहां पर जब वो वकालत कर रहे थे तो यह 1909 की बात है। उस समय उनकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन उनको एक केस को लेकर के कोर्ट में बहस करना था। एक तरफ उनकी पत्नी पीड़ा से करा रही थी, दर्द से करा रही थी, उनको मानो आज ही अंतिम सांसें लेनी थी। लेकिन सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल पहले से ही जुनूनी, आत्मविश्वासी और साहसी पुरुष थे, क्योंकि हमने कक्षा 7-8 की बात है और हमने पढ़ा था कि उनके एक घोड़ा हो गया था आग के पास और उन्होंने लोहे की सलाख गर्म करके अपने आंखों में धसा ली थी। जब कोई नहीं उनका घोड़ा बहाया तो खुद धसा ली थी। तो ऐसे हौसलादायी, प्रेरणादायी महापुरुष थे। तो उसी दरम्यान में जब बहस कर रहे थे, मुवक्किल को उनकी आजादी दिलाना चाहते थे, फर्जी तरीके से उनको फंसाया गया था जब आंदोलन चल रहा था। तो उन्होंने अपनी पत्नी की बीमारी को न देखते हुए 2 दिन की लंबी बहस चली। तीसरे दिन भी उनकी डेट लगी और वो पत्नी को छोड़कर कोर्ट में बहस कर रहे थे। बहस करते करते उनके चपरासी, उनके एक सहयोगी उनको एक पर्ची दी, तो उन्होंने पर्ची को देख लिया और चुपचाप जेब में रख लिए। लेकिन उन्होंने लास्ट तक अपने मुवक्किल को छुड़वाने के लिए, उनको आजाद कराने के लिए केस लड़ते रहे और लास्ट में वो अपने मुवक्किल को बरी किए। और जब बरी हुए और बाहर निकले कोर्ट से, उनके सहयोगी वकीलों ने पूछा कि साहब पटेल, जो आपके सहयोगी मित्र वो पर्ची दी उसमें क्या था? उन्होंने बताया साथियों मेरी पत्नी खत्म हो चुकी है। तो उन्होंने कहा आप बहस करते रहे 2 घंटे तक और आपने बताया नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं उस मुवक्किल से पैसा लिया था और उसको मुझे छुड़ाना था, क्योंकि वो फर्जी तरीके से केस में पड़ा था।
तो उन्होंने उस व्यक्ति को छुड़वाए, बाद में अपनी पत्नी को उनके अंतिम संस्कार में गए। ऐसे महापुरुष लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। साथियों, आज देखा जा रहा है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल तो देश को जो खंड खंड जो टुकड़ों में बटा था, एक कर दिए। लेकिन आज जो समाज है, तो आज हम विशाल जनसंख्या में होते हुए भी, हम तमाम सामाजिक राजनीतिक संगठनों में होते हुए भी समाज को एक नहीं कर पा रहे। देश को एक करने की बात बड़ी दूर है। इस बात पर हम लोगों को गहन अध्ययन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। आज सिर्फ जो लड़ाई बची है वो हक अधिकारों के तो है ही, लेकिन आज भी इस देश में अभी भी हमारे समाज के लोग, हमारे बहुजन समाज के लोग जो पीड़ित शोषित है, जिनको सदियों से दबाया गया है, जिनका शोषण हुआ है, जिनको जाति का दंश झेलना पड़ा है, जिनको जातिगत भेदभाव का शिकार होना पड़ा है, आज भी हमारे लोगों को पानी टच करने में, पानी छूने तक में मार दिया जाता है। हमारे लोगों को आज भी घोड़े में चढ़ने पर मार दिया जाता है। आज भी हमारे लोगों को मूछें रखने में मार दिया जाता है। मतलब किस प्रकार से हम लोग आजाद हुए हैं। भारत देश में 75वां वर्षगांठ की यहाँ महोत्सव मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन हम लोग किस प्रकार से आजाद हुए हैं, इस बात पर हमें सोचना चाहिए। ऐ मेरे समाज के लोगों, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से इस मंच के माध्यम से आगाज करना चाहता हूँ कि ये जो लड़ाई है हमारी, वो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, वो भेदभाव की लड़ाई है, वो छुआछूत की लड़ाई है, वो गैर बराबरी की लड़ाई है। क्योंकि अगर हम गैर बराबरी के खिलाफ आवाज नहीं उठाए, अगर हम भेदभाव के खिलाफ आवाज नहीं उठाए, फिर मनवादी ताकत से, ये ब्राह्मणवादी ताकत से, ये भाजपा जैसी सरकारें, ये कांग्रेस जैसी सरकारें, जिन्होंने हमें सदियों से लूटने का काम किया, बहुजन समाज के महापुरुषों का इतिहास बता करके हमारी वोट लेने का काम किया और हमारे समाज को गुमराह करके वोट लेके सरकार सत्ता में गए, लेकिन बाद में समाज को मिला क्या आखिर? तो समाज को अगर कुछ देना चाहते हो, समाज के अधिकार देना चाहते हो, उनके सम्मान सम्मान वापिस करना चाहते हो, तो सिर्फ इस देश में समाज को एक करके उनकी राजनीतिक शक्ति तैयार करो। जब तक आप राजनीतिक शक्ति नहीं तैयार करते हो, तब तक ये समाज का शोषण होता रहेगा। ये शोषण रुकने वाला नहीं है। मनोहर कांशीराम साहब ने कहा था कि जिस समाज की राजनीतिक सत्ता में भागीदारी नहीं होती, उस समाज का शोषण कभी रुकना नहीं है। ये भ्रम में न रहिए कि हम इसे अलायंस करके कांग्रेस बीजेपी से और हम अपने लोगों को सामाजिक एकता स्थापित कर पाएंगे, सामाजिक परिवर्तन कर पाएंगे। ये मन में भ्रम मत मानिए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इस भ्रम में रहेंगे तो निश्चित रूप से समाज का विनाश होगा। इस समाज के विनाश को रोकिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जिस समाज में 10 डॉक्टर 20 इंजीनियर 30 वकील पैदा होते हैं, उस समाज का शोषण नहीं होता है। फिर भी हमारे समाज में आज हजारों लाखों की तादाद में डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर तैयार है, लेकिन शोषण नहीं रुक रहा है। क्यों नहीं रुक रहा है? क्योंकि वो सिर्फ अपने बीवी बच्चों में दारू गांजा में व्यस्त है, मंदिर मस्जिद में व्यस्त है, जो कि हमारी लड़ाई मंदिर मस्जिद की आई थी। हमारी लड़ाई मंदिर मस्जिद की आई थी। हमारी लड़ाई शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सत्ता की लड़ाई है। जब तक आप सत्ता में नहीं काबिज होंगे, तब तक के शोषण, अन्याय, अत्याचार रुकने वाला नहीं है। चाहे आप जितने बड़े बड़े मंच तैयार करके लंबी भाषण देंगे, लेकिन खुद उससे परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसलिए हम सबको अपनी राजनीतिक शक्ति जगानी होगी, समाज को वोट का अधिकार बताना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कितनी कष्ट सह करके, वोट में कॉन्फ्रेंस करके आपको अधिकार दिए, लेकिन जो अधिकार आपको 24 सितंबर 1932 को मिला पूना पैक्ट के माध्यम से, 17 सितंबर 1932 को जो लंदन में कॉन्फ्रेंस करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ब्रिटिश हुकूमत से ली, लेकिन गांधी के मन में जुआ चलने लगे, उनके सर पे, उनके पेट में दर्द होने लगी कि अगर आप झूठों को अधिकार दे देंगे कि हम लोगों का जीना त्याग कर देंगे और अपने अधिकार छीन लेंगे। इस देश में सत्ता जमात
करके इलेक्शन कर लेंगे और इस देश के हुक्मरान बन जाएंगे। तो उन्होंने साजिश करके 24 सितंबर 1932 को पूरा पैक के माध्यम से हमारे अधिकारों को छीनने का काम किया है। सम्मानित साथियों, इन मनुवादियों को जो आपके हक अधिकार छीने गए उन लोगों को पहचानना होगा। अगर आप अभी नहीं पहचाने, अभी नहीं सचेत हुए तो निश्चित रूप से फिर से गुलामी आपके हाथों में जल्दी आने वाली है और आपके गले में मटके और पीछे झाड़ू बांध करके आपको ढूंढने के लिए तबाह कर दिया जाएगा। इसलिए ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, ऐ मेरे वंचित लोगों, अब अपने आप को दलित मतलब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि आप दलित कब तक बने रहोगे, इस देश से आप हुक्मरान हो। उन्होंने कहा जाओ अपने दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के हुक्मरान है, इस देश के शासक है। लेकिन हमने क्या लिखा? हमने पंडित पुजारी बने, हमने कांवड़ियां धोई, हमने मंदिर मस्जिदों में गए। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था आपको कि मंदिरों की तरफ लाइन लगाने से कुछ नहीं होगा, जिस दिन आपकी लाइनें विद्यालय की ओर लगेगी उस दिन क्रांति आ जाएगी, उस दिन समाज में खुशहाली का सिलसिला दौड़ उठेगा। लेकिन आपने क्या किया? आज तक सिर्फ उन लोगों के चक्कर में आप भी मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ने के लिए खामी लाते चले गए, जिंदा मुर्दाबाद की नारे लगाते चले गए। लड़ते हुए क्या जेल का प्रिय धर्मेंद्र भास्कर अंतिम सांसों तक लड़ने वाला व्यक्ति है। ये कभी वसूलों और समाज के मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता करने वाला नहीं है, कभी झुकने वाला नहीं है, ना कभी झुकाने वाला। मैं आज समाज के माध्यम से कहना चाहता हूँ और ये तमाम सामाजिक संगठनों से भी कहना चाहता हूँ कि जब राजनीतिक सत्य की भागीदारी आती है तो इधर उधर भागने से कुछ मतलब निकलने वाला नहीं है। हम सबको जिस प्रकार से हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने देश को खंड खंड देश को एक किए, उस प्रकार से हमें खंड खंड समाज को एक करके देश में हुक्मरान बनना चाहिए, तभी हम अपने समाज को अधिकार दिला सकते हैं। और नहीं तो ऐसे ही हमारे बहन बेटियों के साथ अन्य अत्याचार होगा, उनके साथ बलात्कार होगा और आज ही हमारे भाइयों की हत्या होगी और उनके न्याय के लिए हम आवाज उठाएंगे। और क्या न्याय मिलता है? मनोज काशीराम साहब ने कहा कि आपके बहन बेटियों के साथ न्याय अत्याचार होता है और आप न्याय के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन ज्ञापनों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन क्या आपकी बातें सरकार मानती है? क्या कि समाज के साथ थोड़ा उत्पीड़न रुकता है? तूने कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा भारत बंद करेंगे और सरकार आपकी बातें मान लेगी, आपको न्याय मिल जाएगा, लेकिन शोषण नहीं रुकेगा। तो इसलिए अगर आपको शोषण अन्य अत्याचार से निजात पाना है तो इस देश में सत्ता के काबिज होगी और उन चापलूस बदमाशों को, मकरों को, जाहिलों को जो आपको बेवकूफ बनाकर आपके समाज की वोट लेने का काम करते हैं, उनको बता दो कि हम आ गए हैं, हम अपने समाज को संभाल लेंगे। और जिस दिन ये समाज में चेतना पैदा हो गई, जिस दिन ये समाज अपने वोटों के अधिकारों को जान गया, उस दिन तुम्हारा रहना इस देश में मुश्किल हो जाएगा। अभी हम देखते हैं कि हमारे लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा जगह जगह पर ली, तो कुछ मक्कार जो अपने आप को साधु संत कहते हैं वो पैसे के माध्यम से उनके सर कटवाने की बात करते हैं। अरे तुम किस की याद सर काटोगे? इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली के माध्यम से, तब तो उनका कुछ कर नहीं पाए। जब एक व्यक्ति ने उस दौर में, जिस दौर में आपका हुक्मरान चलता था, जिस दौर में आप मनुवादी व्यवस्था से
इस देश के बहुजनों का शोषण करते थे, उस समय जब आप कुछ नहीं कर पाए तो आज की डेट में पूरे भारत देश में बहुजनों की क्रांति आ गई है और हम समझ जाएंगे। अब आप संभालने की कोशिश करिए। मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को ये आगाह करना चाहता हूँ और हम अपने समाज को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। अब बिगुल बचाने के लिए अपने घर और मकानों को आपको छोड़ना होगा, अपने परिवार से समय निकालना होगा। हमें नहीं कहते कि आप अपने घर को छोड़ देंगे, समाज में काम करने के लिए चले जाए। हम कहते हैं कि आपके पास साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन उनमें से जब आप समय समाज के लिए नहीं निकालेंगे तो निश्चित रूप से आपके समाज का शोषण होगा। विलासिक सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। तो इसलिए आप समाज के लिए समय निकालिए और जहाँ कहीं भी आपके समाज के लोग चाहे जिस संगठन में काम कर रहे हो, चाहे सरकार से न हो, आदेश प्रशासन हो, फील्ड आर्मी हो, कोई भी हमारे बहुजन मूवमेंट के संगठन हो, अगर उनका कार्यक्रम हो, अगर वो कोई आंदोलन कर रहा हो आपके समाज के साथ हमारे बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, तो आप दौड़ते हुए आइए और उनके साथ हामी आकर उनके पीछे लग जाइए। नहीं तो अगर आप नहीं आएंगे तो आंदोलन चलाने वाले भी निराश हो जाएंगे, क्योंकि ये जो हमारे सरकारी कर्मचारी लोग भी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, यह बात निश्चित रूप से सत्य है। बैठ जाएंगे क्योंकि हमारे सामाजिक संगठन के लोग ये लोग चित्रकूट जनपद में काम कर रहे हैं, विनोद सिन्हा जैसे ओजस्वी लोग जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, भाई मीरा भारती जैसे, भाई मोहम्मद पटेल जैसे, संजय पटेल जैसे लोग आज 7-8 साल से लगातार अपनी जान की बाजी लगाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये कभी सरकारी कर्मचारी दलों के पास जाते हैं तो वो यह कहते हैं कि यार तुम तो बड़े हो गए हो, अरे तुम तो यार रेत मजदूरी करके भी खा सकते हो, बिजनेस करो। लेकिन जब ये सामाजिक आंदोलन चलाने वाले लोग कमा करके आंदोलन चलाएंगे तो क्या आंदोलन आगे बढ़ेगा? तो मैं अधिकारी कर्मचारियों से भी कहता हूँ और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा कि 5 टके समाज के लिए दीजिए, नहीं तो समाज आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए इन सामाजिक संगठनों का आप सहयोग करिए। अगर सहयोग नहीं करते हैं तो ये संगठन भी चलना मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए हमें मिले या मिले लेकिन काम करते रहेंगे। साथियों, अपनी बात को विराम देते हुए सिर्फ एक शायर के माध्यम से आप सबके बीच में अवगत कराना चाहता हूँ। ये आसमां छिन गया तो क्या हुआ, ये आसमां छिन गया तो क्या हुआ, नया ढूंढ लेंगे। हमें वो परिंदे नहीं जो उड़ान छोड़ देंगे, हमें परिंदे नहीं जो उड़ान छोड़ देंगे। उठो उठो मजलूम उठो, ढाल अपने बढ़ते जाओ, उठो उठो मजलूम उठो, ढाल अपने बढ़ते जाओ। विकास में दुनिया से हर हक के लिए लड़ते जाओ, हर हक के लिए लड़ते जाओ। आपको सभी साथियों को साथ जय हिंद, नमस्कार।